एमसीसी की काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है, स्टेट की काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है, और अगर स्टेट की काउंसलिंग शुरू होती है तो इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है, या फिर ये जो बहुत ज्यादा देरी हुई है इसकी वजह से क्या जीरो सेशन हो सकता है 2021 का। बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम ये चर्चा करने वाले हैं कि काउंसलिंग शुरू होने की क्या संभावनाएं हैं और क्या गतिविधियां फिलहाल देश भर में चल रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नवंबर का महीना खत्म होने को है और काउंसलिंग अब तक शुरू नहीं हुई है। सामान्य दिनों में 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट हुआ करती थी काउंसलिंग की। 2020 में कोविड सिचुएशन के कारण देरी हुई थी, कोविड के कारण ही 2021 में भी देरी हुई थी। हालांकि 2020 के कंपैरिजन में एग्जाम बिल्कुल सेम टाइम पे हुआ था, लेकिन पहले तो रिजल्ट में 1.5 महीने की देरी हुई और अब जो देरी हो रही है वो काउंसलिंग में हो रही है। तो एक कंफ्यूजन मैं ये भी देख रहा हूं कि लोग समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का, वो सिर्फ पीजी के लिए है। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसकी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्ट कराने की, ये यहाँ पे रिस्पोंडेंट है इस केस में। और ये मुद्दा जो 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण इन ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण से संबंधित ये मुद्दा कोर्ट पहुंचा था। फिलहाल ये अटक चुका है ईडब्ल्यूएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। 8 लाख की वहां पे जो इनकम की लिमिट है ये रीडिफाइन होनी है, या फिर दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीडिफाइन करना है सरकार को। और सरकार ने ही इससे रिलेटेड वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। और ऐसे में ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशन की जब बात हो रही है तो बात चाहे यूजी की हो या फिर पीजी की हो, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी काउंसलिंग आगे कंडक्ट नहीं करा सकती है। यह एक वजह है कि यूजी की भी काउंसलिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में एक संस्थान है, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, इनकी एक संस्था है जिसने जोरदार सपोर्ट किया है काउंसलिंग का, और ये देशव्यापी हड़ताल कर रही है। ऑलरेडी 27 नवंबर को दिल्ली में फोडा नाम की ये संस्थान है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इन्होंने ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी थी 27 को, और 28 नवंबर को भी इनका ये विरोध जारी रहा। और 29 नवंबर को इनकी एक मीटिंग होनी है। जितने भी दूसरे राज्यों की ऐसी एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलकर एक मीटिंग होगी 29 नवंबर को, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रखनी है। संभवतः अगर कुछ अच्छा रिस्पांस सरकार के तरफ से नहीं मिलता है तो देश भर में ओपीडी की जो सेवाएं हैं ये डॉक्टर एसोसिएशन मिलके उसको बंद करने की राह पर हैं। तो ये एक विरोध जो है ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि जो काउंसलिंग में देरी हो रही है यूजी और पीजी दोनों ही की, ये जो डॉक्टर्स की कमी है और जो कोविड सिचुएशन है, इसके मद्देनजर ये काफी ज्यादा घातक है। पीजी की जो काउंसलिंग पिछले साल 2020 में जुलाई में खत्म हो गई थी, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, कोविड के कारण उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ा है, काफी ज्यादा समय तक उन्हें ड्यूटी करनी पड़ी है, उस खराब परिस्थितियों को उन्हें फेस करना पड़ा है। और ऐसे में अगर नए स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। तो इस बात को ही सही उन्होंने कम से कम विरोध तो किया है सरकार का, और कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी देखने को मिला है। एक पॉजिटिव खबर या यूं कहें कि एक उम्मीद की किरण यह है कि 27 नवंबर को जो फोडा के प्रेसिडेंट हैं, इनकी एक मीटिंग हुई है भारत सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इनके साथ। और यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर ने इनको ये आश्वासन दिया है कि जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को डिफाइन करने का मुद्दा है, इसे सरकार बुधवार तक सुलझा लेगी। यानी कि अगले 3-4 दिन में ही सरकार अगर निष्कर्ष निकाल लेती है तो सुप्रीम कोर्ट से एक नज़दीक का डेट डिमांड किया जाएगा। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो यहाँ से काउंसलिंग के जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस आश्वासन के बावजूद फोडा का जो विरोध है वो लगातार जारी है। 28 नवंबर के अपडेट्स की अगर बात करें तो कई बड़े ऐसे राज्य हैं जिन्होंने फोडा को समर्थन किया है। मैं डॉक्टर्स एसोसिएशन जो कि राज्य स्तर पर है उनकी बात कर रहा हूं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, उत्तर प्रदेश
और झारखंड के भी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। यहाँ तक कि जेडीए यानी कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रिम्स रांची में 28 नवंबर की शाम 6 बजे एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स का ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने काउंसलिंग में हो रही डिले के विरोध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है। ये आंदोलन जारी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि सरकार कम से कम इस बात से जागे और जो डॉक्टर्स हैं उनकी समस्या सुनी जाए। जो 16 लाख अभ्यर्थी हैं नीट यूजी की, उनकी भी बात सुनी जाए। आइए अब ये समझते हैं कि अगर राज्य अपनी स्टेट काउंसलिंग शुरू कर देते हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग जब से डिले हुई है, छात्रों को यह डर सता रहा है कि अगर राज्य अपनी काउंसलिंग कर लेते हैं तो इससे उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्राइवेट के लिए कई सारे स्टेट की काउंसलिंग करनी है। वहीं अगर गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे पर भी कई सारे स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। वो कंपेयर करते हैं कि उन्हें अपने स्टेट में बेटर सीट्स मिलेंगी या फिर ऑल इंडिया कोटे में। तो एक बात आपको अच्छे से क्लियर कर देना चाहूँगा कि किसी भी स्टेट की जो काउंसलिंग है वो बहुत लंबी नहीं चल सकती। राउंड 1 कोई स्टेट ज़रूर करवा रहे हैं, लेकिन वो राउंड 2 तब तक नहीं करा सकते जब तक कि ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 कंप्लीट ना हो जाए। आशा करता हूं आप सबको ये जानकारी जरूर होगी कि ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं और सेकेंड राउंड में वहां पे जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, यानी कि जो सीटें नन रिपोर्टिंग रह जाती हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें सीट तो अलॉट होती है लेकिन वो सीट्स को छोड़ देते हैं, तो ये जो सीटें होती हैं वो जिस स्टेट से आई हुई होती हैं उस स्टेट को वापस कर दी जाती हैं और वहाँ पे जब काउंसलिंग चल रही होती है राउंड 2 की, तो वो राउंड 2 में वहाँ पर जाकर ऐड हो जाती हैं। ऐसे में अगर कोई स्टेट राउंड 1 की चाहे तो काउंसलिंग ज़रूर करा सकता है, लेकिन राउंड 2 की वो नहीं करा सकता। फिर भी अगर राउंड 1 की काउंसलिंग से आपको डर लग रहा है तो आपको बताना चाहूँगा इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि कोई भी बड़ा राज्य जो है वो राउंड 1 की काउंसलिंग कराएगा। बड़े राज्यों की अगर बात करें तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी काउंसलिंग चल रही है, लेकिन राउंड 1 की अलॉटमेंट अभी नहीं आई है। हो सकता है उसे होल्ड कर दिया जाए। और वैसे भी गुजरात एक क्लोज स्टेट है, यानी कि दूसरे राज्यों के जो स्टूडेंट हैं वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ तो ओडिशा एक राज्य है जिसकी काउंसलिंग 29 नवंबर से होनी अनाउंस हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर से नोटिस देके उसको विथ हेल्ड कर दिया है अगली नोटिस तक के लिए। यानी कि ओडिशा राज्य भी तभी काउंसलिंग शुरू करेगा जब एमसीसी की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में आप सब मुझसे बहुत पूछते हैं कि क्या संभावना है वहाँ की काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीम होम एजुकेयर के एक सदस्य लखनऊ में यूपीडीजीएमई के ऑफिस पहुंचे थे शनिवार को, और वहां के अधिकारियों द्वारा यह बात कही गई है कि जब एमसीसी का शेड्यूल जारी हो जाएगा उसके बाद ही संभावित है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना शेड्यूल जारी करेगी। तो यह उन स्टूडेंट के लिए राहत की बात है जो यह सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर पहले काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो राउंड 1 में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई है। इस बात के लिए कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल मेरा ये मानना है कि कोई भी बड़ा राज्य जो है वो भी अपनी स्टेट की काउंसलिंग को शुरू नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा वो करवा सकते हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग या फिर अलॉटमेंट जो है राउंड 1 का ये अभी शुरू नहीं होना चाहिए। आज यानी कि 28 नवंबर को एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस भी जारी की है जिसे आप neet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि मेरी जितनी बात समझ में आई उस नोटिस में यही बात लिखी है कि एनटीए जो रिजल्ट जारी करता है वो स्टूडेंट जो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने कैटेगरी के बारे में और जो उनकी परफॉर्मेंस होती है नीट के एग्जाम में उनके मेरिट के बेसिस पर वो रिजल्ट जारी करता है। एनटीए का जो काम है वो एग्जाम कराने और रिजल्ट जारी कराने का ही है। काउंसलिंग से उसे कोई लेना देना नहीं है और आप काउंसलिंग के लिए एमसीसी या फिर जो स्टेट की अथॉरिटी है उसे ही संपर्क करेंगे या उसे ही फॉलो करेंगे। यह बात एनटीए के नोटिस में लिखी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पल्ला झाड़ने जैसा है कि जो कुछ भी मैटर चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और कहीं ना कहीं बात ही बात में वहाँ पे एक बात एनटीए ने यह भी कह दी है कि किसी भी तरीके का चेंज डेटा में नहीं हो सकता है। इस बात को आप उस क्वेश्चन जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। एक तरफ जहां 5 मार्क्स बोनस मिलने की बात कही जा रही है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, कई सारे सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं कि 5 मार्क्स जो बोनस के हैं वो भी दिए जा सकते हैं। तो इस बात को आप इससे जोड़ के समझ लीजिए कि एनटीए किसी भी तरीके का ग्रेस मार्क नहीं देने वाला। पुराना रिकॉर्ड भी आप देखते हैं तो ग्रेस मार्क नहीं मिला है कभी भी। और इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, एनटीए का एक प्रावधान है एग्जामिनेशन के बाद
क्वेश्चन चैलेंज करने का भी ऑप्शन होता है, इवन OMR चैलेंज करने का भी ऑप्शन होता है। लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स OMR सीट के मुताबिक कम आ गए हैं। कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी OMR में 650 के करीब मार्क्स आ रहे थे और जब रिजल्ट आया है तो उनके मार्क्स 200 से 250 के करीब हैं। वो भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कई सारी कंप्लेंट्स की हैं NTA को, लेकिन कुछ भी सकारात्मक जवाब अभी तक NTA से उनको नहीं मिला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बात को जब NTA ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ क्वेश्चन में गलती है और हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो वो इस बात को लेके किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। NTA की रुख की अगर बात करें तो फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा दिव्यांग छात्रा का भी पहुंचा जिसे तय समय से 1 घंटे कम दिए गए। तय नियम के मुताबिक उसे 1 घंटे ज्यादा समय मिलना था, लेकिन वहां पे जो इन्विजिलेटर्स थे उनकी जानकारी की कमी के कारण उस बच्ची से पेपर छीन लिया गया। यह मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो भी काफी कड़ा था। NTA को फटकार भी लगाई गई, लेकिन NTA ने दलील दी कि अगर उस छात्रा के नेगेटिव मार्क्स को हम बदल देते हैं या उसके स्कोर में किसी भी तरीके का बदलाव होता है तो जो रिजल्ट जारी हो चुका है वहां पे सभी छात्रों के रैंक में बदलाव होगा और ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। यह जो लॉजिक है NTA का ये सभी मुद्दों पर भी लागू होता है, यानी कि NTA किसी भी तरीके से अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी के भी रिजल्ट में बदलाव होता है तो हर एक स्टूडेंट जिनका जो रैंक है वो यूनिक होता है, उसे बदलना पड़ेगा और ये NTA करेगा, इस बात की उम्मीद बहुत कम है। फिलहाल जो परिस्थिति है वो यही है कि NTA का एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि जो गलती हुई है उसे पहले एक्सेप्ट नहीं करना है और अगर गलती साबित हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से माफ़ी मांग देनी है, लेकिन किसी भी तरीके की जो सुविधा है, जो बेनिफिट है या दूसरे शब्दों में कहें कि न्याय है, वो छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहरहाल हम और आप सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि जो बहुत ज़्यादा देरी हो चुका है सेशन, इसको और ज़्यादा देर न किया जाए, काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ऐसे में एक मुद्दा ये भी है कि क्या 2021 जीरो सेशन हो सकता है। जीरो सेशन का मतलब ये है कि 2021 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है यही खत्म हो जाए और इस साल कोई भी एडमिशन नहीं हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वर्तमान में हमारे देश में 595 मेडिकल कॉलेज में 88,370 सीट्स हैं। अगर जीरो सेशन होता है तो ये पूरी की पूरी सीट्स जीरो हो जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारा देश डॉक्टर्स की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में इस बात को इम्प्लीमेंट कर पाना किसी भी तरीके से तर्कपूर्ण नहीं है। जो एडमिशन्स हैं चाहे जितनी देरी हो जाए वो होंगे जरूर। जो सेशन है एडमिशन का वो 2021 ही कहलाएगा, भले ही जो क्लासेस हैं वो 2022 में शुरू हों। एक दूसरे लॉजिक की अगर बात करूं तो जो 88,000 MBBS की सीट्स हैं, इनमें से लगभग आधी सीट्स जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस की क्या स्थिति है ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कई सारे कॉलेजेस में अगर एक साल की फ़ीस की बात करें तो ये करोड़ों में है। आप फ़र्ज करें कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 150 सीट हो और उस 150 सीट पे टोटल 150 करोड़ का बिजनेस कॉलेज को मिल रहा हो, ऐसे में वो कॉलेज या फिर उसको चलाने वाले लोग शांत नहीं रहेंगे। ये इतने बड़े लोग हैं कि इनकी जो पहुंच है वो सरकार तक भी होती है। और ऐसे में बात कर लें कि 40,000 सीट्स पे जो करोड़ों का बिजनेस प्राइवेट कॉलेजेस को मिलने वाला है, तो ये लोग इतना बड़ा घाटा क्यों उठाएंगे। तो इस तरीके की कोई भी संभावना नहीं है कि ये जीरो सेशन होगा। जो देरी हो रही है वो टेक्निकल कारणों से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, कई सारे हाई कोर्ट में मैटर है, इस वजह से देरी हो रही है। लेकिन चाहे जितनी भी देरी हो जाए, 2021 सेशन के लिए जिन भी स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया है उन्हें काउंसलिंग का मौका जरूर मिलेगा। ये कुछ जरूरी जानकारी थी जो नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़ी हुई थी। और कम शब्दों में अगर पूरे वीडियो का मुझे सार बताना हो तो मैं ये कहूँगा कि काउंसलिंग में जो देरी हो रही है, कुछ मैटर्स हैं कोर्ट में, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो रिजर्वेशन का है, जिसकी सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। उसके बाद तय होगा कि काउंसलिंग कब से होगी। लेकिन यहाँ पे सरकार कुछ पहल कर सकती है, एक नया डेट डिमांड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से, अपना पक्ष पहले ही रख सकती है। और ऐसे में हो सकता है कि जो काउंसलिंग है वो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में भी शुरू हो जाए। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो चाहे तो अपनी राउंड
1 की काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन राउंड 2 की काउंसलिंग वो चाह कर भी नहीं कर सकते। ऐसे में इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो जाए तो क्या होगा। तीसरी बात ये कि ज़ीरो सेशन होने की क्या संभावना है, तो मेरा जो अनुभव है और जो मेरी एनालिसिस है इसके हिसाब से ज़ीरो सेशन होने की संभावना भी बिल्कुल ज़ीरो है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, MBBS, BDS, BAMS एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।